आज स्केच विथ मी में मैं एक स्केच कर रहा हूँ अगेन। लेकिन आज मैं सिर्फ एक पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं स्केच विथ मी की सीरीज़ में बहुत सारे स्केच करता हूँ क्विकली, जहाँ पे रियल टाइम में आप मेरे साथ स्केच कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्केच विथ मी। उसमें कई सारे लेसन्स हैं जहाँ पे रियल टाइम में आप मेरे साथ स्केचिंग कर रहे होते हैं, तो उसको जरूर चेकआउट करिएगा। आज इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी, कुछ एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ अपने साथ। वो चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, एक लेसन बन सकता है। ब्राउन के शेड्स मुझे बहुत पसंद है, शेड्स ऑफ ब्राउन। ओके, आप मेरे स्टूडियो में भी देख सकते हैं कि ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे ब्राउन कलर, बर्न्ट सिएना, रॉ अम्बर, ये जो अर्थ टोन्स होते हैं, मिट्टी के रंग जो बोलते हैं, तो मैंने प्रिज्मा कलर का एक पेंसिल लिया था, सिएना ब्राउन। ब्राउन सा सिंपल सा पेंसिल है, कोई सा भी कलर हो, कैमल का हो, डोम्स का हो, ब्राउन कलर मैंने यहाँ पे लिया है। फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी, बट ब्राउन कलर मुझे पसंद है। तो मैंने ये पेंसिल ऐसी मस्ती में मंगाया था। तो मैंने बोला कि चलो इसमें एक स्केच करते हैं, और जब स्केच कर ही रहे हैं तो इसके ऊपर एक लेसन भी शेयर कर देते हैं। तो आज मैं इस लेसन में कुछ स्केच तो करूंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आज स्केच करते समय मैं आउटलाइन नहीं बना रहा हूँ। नॉर्मली जब हम स्केच करते हैं तो आउटलाइन बनती है। हाँ, वो आउटलाइन बनाने का तरीका जो मेरे अगर लेसन आप देखते आए हैं तो तरीका मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनाता हूँ, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका है आपके प्रोपोर्शंस को इंप्रूव करने का। इसके ऊपर हमने लेसन्स डाले हैं और उस लेसन को बहुत प्यार मिला है, मिलियंस में उसके व्यूज गए हैं। तो वो जरूर चेक करिएगा, जहां पे मैंने बताया है कि स्केच करते समय या ड्राइंग करते समय प्रोपोर्शन चेक करने के लिए आप चीजों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो लेसन भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आज इस लेसन में हम आउटलाइन नहीं बना रहे, मैं डायरेक्टली हल्के हाथों से स्केचिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो ये स्केच में आपको अलग से आउटलाइन दिखेगी नहीं, और मैं फोकस करूंगा डार्कनेस और लाइटनेस में। तो बेसिकली अगर आंख बना रहा हूं मैं, तो आंख की लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, एक एक आईब्रो, एक एक चीज, एक एक लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। बस मैं हल्का सा इंप्रेशन दूंगा। तो बेसिकली एक इंप्रेशनिस्टिक तरीके से ये स्केच को करने का मैंने ट्राई किया है। एक एक्सपेरिमेंट है। पेंसिल मंगाया था तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मन किया। पेंसिल हालांकि कोई भी आप ले सकते हो, पेंसिल मैटर नहीं करती। ये तो मैं अपने फन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तरीका मैटर करता है कि जिस तरीके से मैं स्केच कर रहा हूँ उसको एक बार देखिएगा। और मेरा बिल्कुल भी ये गोल नहीं है कि मैं परफेक्ट पोर्ट्रेट मैच करूँ या ये करूँ, डिटेल्स में जाऊँ। स्केच कर रहे हैं तो रफ स्केचिंग टाइप का करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस सेशन के दौरान बीच बीच में शेयर करूंगा, जो काफी हेल्प करती हैं स्केचिंग को और बेटर करते रहने में। तो आज की इस लेसन में आपको ये चीजें मिलने वाली है। एक पोर्ट्रेट स्केच, आउटलाइन पे फोकस नहीं करेंगे, टेक्निक्स को समझेंगे, अलग अलग टेक्निक्स जो होती हैं। हैचिंग टाइप की तरीके से बनाने वाला हूँ, लेकिन टेक्निक्स से पहले आता है प्रिंसिपल। तो हम स्केच करेंगे पोर्ट्रेट का, प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी भी पेंसिल को इस्तेमाल जब आप करते हो, जैसे ये पहली बार ये कलर पेंसिल से मैं स्केच करने वाला हूँ इस तरीके की, तो जब नया टूल लेते हो, जैसे वो ये पेंसिल है, ये चारकोल की पेंसिल है, ये चारकोल की स्टिक है, जब इस टाइप के अलग अलग टूल्स आप ट्राई करते हो तो पेंसिल को शार्पन करना बहुत जरूरी होता है। इसको छील के इसको नोकीला बनाना जरूरी होता है, तब जाके आपका कंट्रोल इसके ऊपर आ पाता है। तो ये वाला चीज भी आपको मैं शो करूंगा इस वीडियो में। इसके अलावा स्केचिंग करते वक्त क्या चीजें मैं सोच रहा हूँ, किस तरीके से मैं स्केच करते समय मेरा थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीजें, इन पॉइंट्स पे भी मैं कुछ बातें करने वाला हूँ। तो ये होगा पूरा लेसन। ऑल्सो एक कमाल का गिफ्ट है हमारे सारे YouTube के सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आर्ट फैमिली, अगर आप नए हो तो मेक श्योर इस चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल से कनेक्टेड हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू। वो गिफ्ट मैं आपको इस वीडियो के बीच में कभी भी दे सकता हूं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं स्केच विथ मी के इस एपिसोड को। तो यहाँ पे एक रेफरेंस मैंने लिया है, सामने मैंने पेपर वर्टिकली लगाया हुआ है, और मैं क्विकली इस पोर्ट्रेट को स्केच कर रहा हूँ। तो जिस वे में मैंने पेंसिल को पकड़ा है उसको ओवरहैंड ग्रिप बोलते हैं। मैंने पास से एकदम पेंसिल नहीं पकड़ा, जैसे हम लिखते वक्त पकड़ते हैं, जिसको ट्राइपॉड ग्रिप बोला जाता है। और अभी जैसे मैंने पकड़ा है उसको क्या बोलते हैं, ओवरहैंड ग्रिप। तो एक ओवरहैंड ग्रिप और एक ट्राइपॉड ग्रिप, इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर भी हमारे चैनल पे आपको लेसन मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने अलग अलग लेसन यूट्यूब पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। मैं आशा करता हूँ अभी जब आप इस लेसन को देख रहे हैं तो आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, मेरे साथ साथ स्केच कर भी रहे होंगे। तो इसीलिए हमने ये पूरा लेसन स्केच विथ मी में जितने भी हमारे एपिसोड्स आते हैं, उन सारे एपिसोड्स को हम रियल टाइम में रखते हैं, ताकि आप जो भी लोग अपने घरों से हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, लेसन्स को देखते हैं, वो रियल टाइम पे मुझे आर्टवर्क बनाते हुए देखें, प्लस मेरे साथ साथ भी आर्टवर्क बनाएं, सिर्फ देखें नहीं। तो क्योंकि नॉर्मली आप यूट्यूब पे आते हो, ट्यूटोरियल देखते हो, आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ सीखा, फिर आप चले जाते हो, उसमें एक्चुअल में ग्रोथ नहीं होती है।
वो सब देखने में अच्छा लगता है कि हाँ कुछ सीख लिया, बट रियलिटी में तभी होगा जब आप उसको एक्चुअल में करोगे साथ में। तो जब भी आपको समय मिलता है, आप ऑफिस में हो, आप अपने किसी और काम में बिजी हो, आप हाउस वाइफ हो, टाइम कम मिलता है, तो जब भी ये सेशन को आप देख रहे हो, मेक श्योर करो कि ऐसे टाइम पे आप देखो जहाँ पे आप साथ में मेरे प्रैक्टिस कर सको, तभी जाके आपको एक्चुअल लर्निंग समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं रफली हल्के हाथों से डायरेक्टली शेप बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं एकदम स्ट्रेट लाइंस में चीज़ों को कन्वर्ट करके एक एक प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करना, वो सब चीज़ नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं आम तौर पे करता हूँ ड्राइंग करते वक्त। अगर आप मेरे बाकी ड्राइंग के लेसन्स देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि मैं पहले स्ट्रेट लाइंस में चीज़ों को सिंप्लीफाई करता हूँ और धीरे धीरे ड्राइंग को बिल्ड करता हूँ, जो कि एज ए बिगनर सबसे बेस्ट तरीका है सीखने के लिए, क्योंकि आपका फोकस रहता है कि आप एक एक चीज़ के ऊपर क्लैरिटी रहती है आपको कि आप क्या कर रहे हो, लाइन सही है कि नहीं है, वो आपको समझ में आती है। आज मैं फ़न के लिए एक तरीके से एक लूज़ वे में ये स्केच कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली शेप्स बनाना शुरू कर दे रहा हूँ और एकदम हल्के हाथों से मैं यहाँ पे पेंसिल चला रहा हूँ। ये जो पेंसिल मैं पकड़ा हुआ हूँ सैंग्विन पेंसिल, ये बहुत ज़्यादा रफ़ पेंसिल है। ओके, तो बहुत रफ़ चला रही है ये। हालांकि ये फीलिंग जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ये पेंसिल की रफनेस की, वो तभी आ पाएगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा फ़ील हो रहा है ये पेंसिल को यूज़ करते समय। तो नॉर्मल पेंसिल के कंपैरिजन में काफ़ी रफ़ है ये पेंसिल, तो थोड़ा सा एक अजीब सा फील आ रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा ये लग रहा है, क्योंकि बहुत ही पाउडर जैसा इसकी जो लीड है वो आ रही है। लेकिन क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से अपने टूल्स को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हमारे टूल के साथ। और ना कई सारे बिगनर आर्टिस्ट, आप में से भी कई लोगों का ये थॉट आता होगा कि इतने सारे आर्ट के टूल्स आते हैं, इतने सारे मटेरियल्स आते हैं, तो देखो आर्ट के मटेरियल्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अभी ये पेंसिल है, ऐसे 50 तरीके की और भी नई नई पेंसिल आती होंगी। ओके, आपको नई नई कंपनियाँ जितना सर्च करोगे उतना मिलता जाएगा। तो उसके पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपने ड्राइंग की स्किल्स, अपने आर्ट के फंडामेंटल्स पे काम करो, वो अच्छा होगा। तो कोई भी नया टूल भी आपको कल के डेट में एक नया टूल भी बन जाता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है, लोग खुद से इमेज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जिसकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी है उनके पास एक विजन है। ओके, तो टूल्स वगैरह इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स आ रहे हैं वो भी टूल्स ही हैं, लेकिन एक्चुअल में विजन मैटर करता है कि आप विजुअलाइज कैसे कर रहे हो कोई इमेज को। उसी विजुअलाइजेशन के बेस पे ही इमेज क्रिएट होता है। तो भले वो आप हाथों से बनाओ या एआई की मदद से कोई प्रॉम्प्ट दे के बनाओ, बट एज एन आर्टिस्ट ड्राइंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। और ये सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से नोट्स बना रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, चीज़ों को खोज रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी पे जाके अगर समझेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि ड्राइंग की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, और वो एक टाइमलेस स्किल है। फ़िलहाल आप मुझे देख रहे हैं पेंसिल को छीलते हुए। ओके, तो पेंसिल जब हम लोग ओवरहैंड ग्रिप में इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टिप इस्तेमाल करी जाती है। ओके, तो लॉन्ग टिप इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप पेंसिल को थोड़ा दूर से चला सको, दूर से यूज़ कर सको। और इसको छीलने के लिए मैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो, थर्माकोल कटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम पेंसिल को छीलते हैं। शुरू शुरू में छीलोगे तो लीड्स टूटेंगी, थोड़ा सा लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा कि मुझे तो छीलना नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटा सा रिकमेंडेशन ये है कि ये छीलने की प्रैक्टिस आप अपनी महंगी पेंसिल पे ना करो, सस्ती पेंसिल पे करो, ताकि आपको आइडिया हो जाए छीलते कैसे हैं पेंसिल को, एक लंबी लीड कैसे बनाते हैं। उसके बाद जब आप एकदम माहिर हो जाओ पेंसिल छील पाने के लिए, तब जाके फिर आप अपने महंगे टूल्स को भी इस तरीके से छील सकते हो। वरना पता चला कि आप अपना महंगा पेंसिल छील रहे हो और वो छीलते छीलते ही पेंसिल ख़त्म हो गया, तो दिल बड़ा दुखता है ऐसे में कि मैंने 500 रुपये की पेंसिल ख़रीदी और छीलते छीलते ही ख़त्म कर दी, चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो वो दर्द भरा एहसास होगा। तो इसलिए सस्ते पेंसिल पे छीलो, क्योंकि ये वाला जो पेंसिल छीलने का जो प्रोसेस है ये बहुत काम आता है। ये आपको चारकोल के टाइम भी काम आएगा, ये आपको नॉर्मल ग्राफाइट पेंसिल के टाइम भी काम आएगा, ये आपको जो अदर पेंसिल आती हैं सैंग्विन वगैरह की जो पेंसिल्स रहती हैं, ओके, वो सब में भी काम आएगा। तो सब जगह काम आता है। तो बड़े ही आराम से मैं यहाँ पे छील रहा हूँ, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, एकदम धीरे धीरे एक आपका फ्लो सेट हो जाता है, एक एंगल पे आप छीलते हो। ओके, तो इसको करिएगा, सिर्फ देखना मत, एक्चुअल में
अगर आपके पास थर्माकोल कटर नहीं है तो उसको लेके आइए, पेंसिल को छीलने की प्रैक्टिस करिए, वो लगती है, बहुत बार लगती है। स्पेशली जब आप प्रॉपरली आर्ट के ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं, क्लासिकल ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम प्रॉपर ड्राइंग करते हैं, वैल्यू स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। अब मैंने एक सैंड पेपर लिया है, उसमें मैं पेंसिल को रब कर रहा हूँ। इसको रब मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि जो लीड है वो थोड़ी हम शार्प कर सकें। ओके, तो एक एंगल से मैं इसको रब कर रहा हूँ, प्लस बीच बीच में रोटेट कर रहा हूँ, ताकि वो जो लीड है वो नोकीली बन सके, लंबी भी हो सके और नोकीली हो सके। ये चीज़ें बहुत काम आती हैं जब आप प्रॉपरली आर्ट सीखते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके टूल के ऊपर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम लोग बचपन में तो पेंसिल शार्पनर से छील दिया, फटाफट कर दिया, वो करते हैं, लेकिन जब आप एज एन आर्टिस्ट चीज़ों को करते हैं तो आप एक बार इसका लीड देखो। ये जो नोकीली लीड है ये बहुत काम आती है जब हम बारीक एरिया में वैल्यू स्टडी करते हैं, ब्लेंडिंग टूल वगैरह से बच के डार्कनेस और लाइटनेस की स्टडी करते हैं, ये सब में बहुत काम आता है। और पेंसिल को दूर से पकड़ के उसको यूज़ करने में भी बहुत काम आता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैं एक एक आउटलाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं रफली एक फ़्लो के हिसाब से जो भी आँखें हैं, जो भी लिप्स का एक्सप्रेशन है, वो सब यहाँ पे देने का कोशिश कर रहा हूँ, बिना ये चीज़ के बारे में सोचे कि आँखों की एग्जैक्ट ड्राइंग कैसी है। ओके, तो जब मैं ड्राइंग के बारे में नहीं भी सोच रहा हूँ तब भी ड्राइंग ही बन रही है। मतलब जब मैं एग्जैक्ट आउटलाइन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ तब भी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी मैं लाइंस खींच रहा हूँ, उन लाइन के खींचने के बाद क्या वो सेम एक्सप्रेशन या सेम जो भी प्रपोर्शंस हैं, लाइन्स, एंगल्स हैं, वो सब कुछ सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ड्राइंग तो हमेशा से ही आपके आर्टवर्क का पार्ट रहेगा, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट। जितना ड्राइंग के ऊपर आपका फोकस रहेगा उतना सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। भले आपका कलर हो, आपकी डिटेलिंग्स आप करना चाहते हो, शेड्स आप कर रहे हो, अलग अलग कलर आप सीख रहे हो, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने ड्राइंग, आपने वो पोर्ट्रेट जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं कि हाँ हीरो हीरोइन की फ़ोटो बना दी, उसको आराम से बैठ बैठ के शेड करके सुंदर बना दिया, वो नहीं है। वो तो छोटी सी बात है कि एक पोर्ट्रेट धीरे धीरे करके बना दिया या ग्रिड्स के ऊपर पूरा डिपेंड होकर बना दिया और धीरे धीरे शेडिंग ऐड कर दी और सुंदर दिख रहा है, दुनिया को सुंदर दिख रहा है। ड्राइंग बनाना और ड्राइंग को समझना, दोनों में फ़र्क है। तो हम ड्राइंग बना रहे हैं, बट समझ का मतलब ये है कि आप ये समझते हो कि हाँ यहाँ पे प्रपोर्शन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे लाइन्स एंगल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ओवरऑल शेप कैसी है, क्या इसको हम थोड़ा बड़ा करें तो कैसा लगेगा, थोड़ा छोटा करें तो कैसा लगेगा। रेफरेंस इमेज हमारे पास छोटा है बट ड्राइंग उसको हम बड़े स्केल पे बना रहे हैं। रेफरेंस बड़ा साइज का है लेकिन ड्राइंग उसको छोटे लेवल पे बना रहे हैं। तो प्रपोर्शन जज करने की जो एबिलिटी है, ये सब जो समझ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि असली जादू ये समझ का है कि आप ड्राइंग सिर्फ आउटलाइन को कॉपी नहीं कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये लाइन, एक लाइन को देख के आपको फील हो रहा है कि इस लाइन की तुलना में दूसरी लाइन कितनी बड़ी है, जिसको प्रपोर्शन बोला जाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट जब आप समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक विजुअल माइंड, एक विजुअल टेस्ट डेवलप होता है। आप सोच पाते हो फिर कि इस इमेज को मैं थोड़ा चेंज करूं तो क्या इसको मैं ऐसा कर सकता हूं या ऐसा कर सकती हूं। ये पोर्ट्रेट में मैं थोड़ा सा नाक बड़ा करके बनाऊं क्या, ठीक है, एक फ़ीमेल फेस में बना रहा हूँ, उसमें लिप्स को थोड़ा बड़ा करूँ तो ज़्यादा विजुअली अच्छा लगेगा क्या। तो आप अपने आइडियाज़, अपने क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर पाओगे जब आप ये टेक्निकली जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शन, शेप्स, ये सब टेक्निकल स्ट्रेंथ पे आते हैं। तो जब आपका टेक्निकल्स क्लियर होगा तो ये चीज़ें आप समझ पाएंगे, और वो चीज़ें आने वाले टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को इस्तेमाल करते समय भी बहुत काम आने वाली हैं। मिड जर्नी और ये सारे जो टूल्स अभी निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, उसकी जो अपग्रेड्स वगैरह चल रही हैं, वहाँ पे विजुअल आपकी क्रिएटिविटी एज एन आर्टिस्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। एक पर्सन है जो इंजीनियर है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, उसको प्रॉम्प्टिंग अच्छी आती है, उसने कुछ वर्ड्स डाले और एक इमेज बना ली, वर्सेस एक आर्टिस्ट जिसको प्रॉम्प्टिंग भी आती है लेकिन वो आर्टिस्ट का विजुअल्स है, उसको एस्थेटिक्स की क्लैरिटी है, उसको समझ में आ रहा है कि प्रपोर्शंस ऐसे नहीं है, ऐसे अच्छे लगेंगे, तो वो चेंजेस कर सकता है। जो इमेज बना है उसके अंदर वो चीज़ें और ऐड या माइनस कर सकता है, अपने हिसाब से कॉम्पोजिशन को बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट के व्यू पे डिपेंड करती हैं। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दो आदमी हैं, दोनों के पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे हैं, ठीक है,
मतलब दोनों के पास सुविधा है। लेकिन एक आदमी ने जो कपड़े खरीदे वो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, सस्ते नहीं हैं, महंगे हैं, लेकिन अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन दूसरा इंसान, उसके कपड़े एस्थेटिकली उस पर बहुत सूट कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे दोनों के पास सुविधा सेम थी, बट एक के पास एस्थेटिक सेंस था कि मैं जो कपड़े ले रहा हूँ वो मेरे पे किस वे में सूट करेगा। उसके पास एक फ़ैशन का सेंस था। तो एक मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ। सेम चीज़ आर्ट के टॉपिक्स में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि इमेज क्रिएट करना गोल नहीं है। ओके, उसके पीछे की चीज़ को समझ पाना, वो विजुअल टेस्ट का डेवलप होना ज़रूरी है। और विजुअल जो टेस्ट डेवलप होता है उसमें बहुत बड़ा हाथ आपकी ड्राइंग स्किल्स का होता है। तो यहाँ पे जो हम स्केच कर रहे हैं, ये स्केच विथ मी की सीरीज़ जो आप देख रहे हो, और भी जो हमारे एपिसोड्स हैं स्केच विथ मी के, उन सबको ज़रूर देखिए, साथ में प्रैक्टिस करिए। ड्राइंग के ऊपर हमारे और भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, उसको देखिए। आपको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो हमारी ट्रेनिंग्स भी रन होती है, पेड ट्रेनिंग्स रन होती है। हालांकि उसके अंदर हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, सभी को एडमिशन उस पर नहीं मिल पाता। बट अगर आप बहुत सीरियस हो, भले आप कंप्लीट बिगनर हो, बट आपकी सीरियसनेस अगर वहाँ पे चेक हो जाती है तो आपको वहाँ पे भी ऑप्शन मिल सकता है कि आप वहाँ पे एडमिशन ले सकें प्रॉपर सीखने के लिए। डिटेल्स वगैरह हमारी टीम की कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिला के बात है कि समय के साथ आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना ज़रूरी है। एक ज़माना था जहाँ पे इंसान के पास बहुत फुर्सत होती थी कि दिन भर बैठे हैं, बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, ठीक है, ऑफिस वगैरह का काम है मान लो, या जॉब कर रहा है, कोई अपना बिज़नेस कर रहा है, तो उसको अपना दिन भर उसमें वो टाइम दे रहा है, घर के लिए अलग से टाइम निकाल रहा है, बहुत खाली समय बहुत रहता था। एक ज़माना ऐसा था जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, लोग घर परिवार के साथ बहुत समय बिताते थे, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। लेकिन आज का समय ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस है, बहुत ज़्यादा लोग अपने काम को लेके बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत बिज़ी शेड्यूल है लोगों का। लेकिन उस बिज़ी शेड्यूल में भी जो लोग सीरियस हैं अपने काम को ग्रो करते रहने के लिए, वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और क्योंकि पहले ज़माने में कंपटीशन बगल वाले से था कि मैं इससे अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा मौके मिल जाएंगे, लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन आपके पड़ोसी से नहीं है, आपकी पूरी दुनिया से कंपटीशन है। अगर आप अच्छा आर्ट वर्क कर रहे हो लेकिन अमेरिका में बैठा एक आर्टिस्ट आपसे ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है और वो ज़्यादा बेटर प्रेजेंट कर रहा है, तो उसके पास ज़्यादा लोग या ज़्यादा वर्क्स, ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे हमेशा। तो द पॉइंट इज़ कि आज आपके पास कंपटीशन बहुत हाई है, आज आपके पास सुविधा बहुत है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप मेक श्योर करो कि समय के साथ आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो। और अगर आप आर्ट की फील्ड में सीरियस हो, अपने पैशन के लिए बहुत सीरियस हो, इसमें ग्रो करना चाहते हो, तो आपको ये समझना होगा कि सिर्फ सीरियस मन से होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करती रहनी पड़ेगी। आज मैं आपको ये सारे ट्यूटोरियल्स, आज मैं आपको ये सारे लेसन्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत टाइम तक काम किया। अभी जो भी चीज़ें आज हम कर रहे हैं उसके ऊपर हम निरंतर सीख रहे होते हैं। एआई की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एआई के ऊपर टूल्स वगैरह बन रहे हैं, उसके ऊपर हमारी टीम और मैं सब कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आर्टिस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती हैं, एक आर्टिस्ट इसको कैसे यूज़ कर सकता है, उसके ऊपर हम समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग निरंतर सीखते रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, पैशन के साथ चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, अपना टाइम बर्बाद करना छोड़ेंगे और अपना हर टाइम यूटिलाइज़ करेंगे, और ये आलसपन छोड़ेंगे कि चलो देखा जाएगा, बाद में करेंगे, सोचेंगे। जबकि हम देख रहे हैं कि आजकल जितने भी लोग हैं वो अपने काम को लेके कितने पैशनेट हैं सीखने के लिए। ओके, हालांकि ये भी बात है कि मैक्सिमम लोग आज डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, 100 में से 90 लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, इधर उधर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बट जो 10 लोग बच गए वो लोग प्रॉपर सीख रहे हैं, प्रॉपर अपने सीरियसनेस के साथ अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जब हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली उन 10 लोगों का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा, उनके चांसेस, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ आर्ट स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, इन बातों को, इन चीज़ों को अपनी मानसिकता में भी रखना है। ये माइंडसेट होना चाहिए कि सिर्फ मैं बैठ के दिन भर आर्ट के ट्यूटोरियल्स ना देखूं। ओके, एक टाइम था जब आर्ट के ट्यूटोरियल्स भी बहुत मुश्किल से यूट्यूब पे मिलते थे, थोड़ा बहुत भी लोग प्रैक्टिस करते थे तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलती थी। बट आज का टाइम है, इन्फॉर्मेशन हद से ज़्यादा अवेलेबल है हर जगह, आप हर जगह इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो।
बट जब तक आप इन लेसन्स को देख के प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर ये नहीं सोचोगे कि अगर मैं इस फील्ड में सीरियस हूँ, मैं आर्ट्स सीखने में सीरियस हूँ, या आर्ट की फील्ड में अगर मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना किसी और फील्ड में लगती है। मुझे अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ लानी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा था, और ये सारे बातें मैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ जो आर्ट की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एंगल से काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि मेरे जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं उसमें से काफ़ी बड़ी ऑडियंस हैं जो प्रोफेशनल एंगल से आर्ट सीखना चाहती है। तो इस बात को आप सब कोई एग्री करेंगे, एक टाइम था जहाँ पे जो बच्चे थे उनको सारी चीज़ें वो फ़न के लिए करते थे, उनको उसमें करियर बनाना है ये सब उनको पता ही नहीं था। जैसे पुराने ज़माने में, अच्छा अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे को, आप मुझे वर्टिकली स्केच करते हुए देख रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो भी स्केचेस में करता हूँ, स्टडीज़ में करता हूँ, हमेशा पेपर वर्टिकल पोजीशन पे होता है, ताकि मैं दूर से देख सकूँ, ओवरहैंड ग्रिप में काम कर सकूँ। ऐसे सुला के नहीं रखना है पेपर को, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि पहले ज़माने पे लोग चीज़ें फ़न के लिए करते थे, अपने स्कूल वगैरह की पढ़ाई करी, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, स्पोर्ट्स को लेके अवेयरनेस नहीं थी, पेंटिंग्स ड्राइंग्स की अवेयरनेस नहीं थी, डांस सिंगिंग ये सब की अवेयरनेस नहीं थी। लोग ऐसे फ़न के लिए गाना गा लिए, थोड़ा सा डांस कर लिए, बट उसमें करियर बन जाएगा क्या, जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं उसमें प्रोफेशनल बन जाएंगे क्या, ये सब चीज़ दूर दूर तक कोई सोचता नहीं था, ओके। धीरे धीरे समाज बदला, धीरे धीरे चीज़ें बदली, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, लोग एक दूसरे को जानने लगे, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अपने पसंद की चीज़ पे भी करियर बन सकता है। ये बहुत हाल ही की चीज़ है, ओके। 10-20 साल ही मुश्किल से हुए हैं जब लोग ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। जब से इंटरनेट आया, और इंटरनेट के ज़माने की हम पहली जनरेशन है, और ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुविधापूर्ण है कि कोई चीज़ आज ऐसी हम जिस पे इंटरेस्ट रखते हैं उस पर हम अपना करियर बना सकते हैं। किसी को डांस में इंटरेस्ट है, उसमें करियर बना ले रहा है। किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट है, पहले सिर्फ मूवीज़ वगैरह पे डिपेंड होना पड़ता था, वो अपने शॉर्ट फिल्म्स बना रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है, उसके थ्रू अपनी एक्टिंग की स्किल्स के थ्रू अपना करियर बना रहा है। किसी को पेट को पालने में इंटरेस्ट था कि मुझे तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो वो उसमें अपना बिजनेस क्रिएट कर रहा है। तो आज का ज़माना ऐसा है जो इतना बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जिस भी चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पैशनेट हैं, और उस चीज़ को हम चाहते हैं अगर जीवन भर इसी में काम करें तो बहुत इजीली करियर बन सकता है। आज के टाइम पे लोग बाकी चीज़ों के ऊपर जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, तो उसमें बहुत बार ऐसा हो रहा है कि उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सप्लाई आ चुका है, बहुत ज़्यादा डिमांड जितनी है उससे ज़्यादा सप्लाई आ चुका है, और जो बन भी रहे हैं वो उस लेवल पे अपनी एकेडमिक्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस लेवल की रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर चल रही है। तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बाकी फील्ड में भी है, ओके। लेकिन जो लोग अपने किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी तभी है जब आप जिस भी क्षेत्र में आपका एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर प्रॉपर काम करो, उसको लाइटली ना लो, सीरियसली उस पर सीखते रहो, अपने आप को ग्रो अपग्रेड करते रहो। एक बहुत ही कमाल का लेसन जो आपके आर्टवर्क में बहुत ही एक नेचुरल फील देगा और आपको एक स्कोप देगा वैल्यू सही करने का। ये स्केच में मैं कहीं पे बहुत डार्क ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पेंसिल को बहुत प्रेशर के साथ चलाऊंगा तो एकदम डार्क शेड मिल सकता है, बहुत डार्क शेड मिल सकता है अगर मैं डार्क चलाना चाहूँ तो। लेकिन मैं अपने आप को स्टॉप कर रहा हूँ कि मुझे कहीं पे भी ज़्यादा प्रेशर के साथ काम नहीं करना है। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है, जहाँ पे परछाई आ रही है, वहाँ पे हल्की सी डार्कनेस है लाइट के कंपैरिजन में। ये डार्क और डार्क हो सकता है, आँखें और ये सारी चीज़ें बहुत डार्क हो सकती हैं, लेकिन अभी हम डार्क नहीं जा रहे हैं। हमने एक बेसिक डार्कनेस रखी है, इससे ज़्यादा हम डार्क जा सकते हैं बट अभी हम नहीं जाएंगे। हम एक ओवरऑल पिक्चर को यहाँ पे एक फील दे रहे हैं कि डार्कनेस और लाइटनेस एक मिडिल रेंज में रहे, बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं। इससे फ़ायदा हमारे पास ये है कि हमारे पास स्कोप बच जाता है डार्क जा पाने का। अगर आगे चल के मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे और डार्क ऐड करने की ज़रूरत है तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा और डार्क करने का। तो ये चीज़ें एक नेचुरल इंप्रेशन लाने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हम रियल लाइफ में चीज़ें जितनी डार्क हैं, रियल लाइफ में चीज़ें जितनी लाइट हैं, हम उतना डार्कनेस या लाइटनेस अपने पेपर पे नहीं ला सकते। हम एक इम्प्रेशन देते हैं और वो इम्प्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट को
तुरंत नहीं करें, उसको बचा के रखें ताकि आपको लगे कहीं पे कि और डार्क देने की ज़रूरत है तो हम उसको दे सकें। यहाँ पे एक फील आएगा इस पूरे स्केच में, जिस तरीके से लाइंस में खींच रहा हूँ। तो एक बार देखिए, जब मैं लाइंस खींच रहा हूँ तो मैं किस तरीके से खींच रहा हूँ। एक तो ये तरीका है कि हम आगे जाएं फिर पीछे आएं, जैसे ऐसे जब हम रगड़ते हैं पेंसिल को पेपर पे डार्कनेस देते समय, कि हम आगे जा रहे हैं फिर वहीं से पीछे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आगे पीछे की लाइंस खिंचा रही हैं। बट यहाँ पे जिस तरीके से मैं हल्के हाथों से लाइंस दे रहा हूँ, मैं आगे एक लाइन खींच रहा हूँ, वापस पीछे नहीं आ रहा हूँ, फिर वहीं से आगे सिर्फ पीछे से यहाँ से आगे ढकेल रहा हूँ मैं लाइंस को। इस तरीके से वो चीज़ करते हुए दिख नहीं रही है, बट हल्का सा वापस आते समय हाथ उठ रहा है और वापस से लाइन आगे जा रही है, तो एक फील आ रहा है, एक इम्प्रेशन, एक अलग टाइप का टेक्सचर आपको दिखेगा। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो, देखने में लगेगा कि मैं इस तरीके से पेंसिल को रब कर रहा हूँ, बट वो सिर्फ इधर से है। एक लाइन खींचा, वापस आया, एक लाइन खींचा। तो ये जो तरीका है, ऐसे अलग अलग तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सिर्फ एक लाइन खींच रहा है एक ही डायरेक्शन में, कोई एक लाइन खींच रहा है उसके बाद फिर क्रॉस हैचिंग कर रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। कोई इस लाइन को ऐसे खींचने के बाद क्रॉस हैचिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके करने से अलग अलग तरीके का फील आपके स्केच में दिखता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो फोकस करने की होती है वो ये कि कौन सी जगह कितनी डार्क होनी चाहिए, कौन सी जगह कितनी लाइट होनी चाहिए। अब आप लाइन को ऐसे खींचो या क्रॉस हैचिंग स्टाइल से खींचो या सर्कल 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 बना के करो, पॉइंट ये है कि जिस जगह पे जो चीज़ जितनी डार्क होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए। अगर वो सही है तो आप किसी भी तरीके से अपने हाथ को चलाओगे, क्योंकि ये हाथ को जो चलाने का तरीका है वो अलग अलग आर्टिस्ट की अलग अलग टेक्निक्स है। वो अपने तरीके से नई नई चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोई सर्कल सर्कल में बना रहा होता है, सर्कल 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 करके पूरा पोर्ट्रेट बना देता है, तो उसमें सर्कल का फील आ रहा होता है। तो अपना कोई स्टिपलिंग करता है, डॉट 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 दे दे के पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट करता है। तो ये अलग अलग चीज़ें फील होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स है। डार्कनेस और लाइटनेस प्रिंसिपल है, कौन सी चीज़ कितनी डार्क होगी, कौन सी चीज़ कितनी लाइट होगी, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि ये रहेगा। किस तरीके से हम अपने पेंसिल पेपर पे चलाएंगे या पेन चलाएंगे वो टेक्निक है। प्रिंसिपल हमेशा पहले आता है, उसके बाद ये टेक्निक आती है। आप इन चीज़ों को कर रहे हो, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, सर्कलिंग, स्टिपलिंग, ये सब कर रहे हो, बट डार्कनेस और लाइटनेस सही जगह पे नहीं आ रही हैं, तो इन सबको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रिंसिपल कि डार्कनेस और लाइटनेस सही जगह पे रहे। ये प्रिंसिपल है क्योंकि ये नेचर से मिल रहा है। अगर कहीं से लाइट पड़ रही है तो परछाई यहाँ आएगी, लाइट यहाँ आएगी, धूप पड़ रही है तो इधर परछाई पड़ेगी, इधर लाइट आएगा। ये सब प्रिंसिपल है, ये कुदरत में मिल रहा है हमें। लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, अपने पेंसिल या पेन या पेंट ब्रश को चला कैसे रहे हैं। कोई ऐसे चला रहा है, कोई ऐसे ऐसे चला रहा है, कोई ऐसे 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 छोटे छोटे स्ट्रोक्स ले रहा है। वो चलाने का तरीका टेक्निक है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड टेक्निक। एंड प्रिंसिपल हमेशा सबसे पहले सही होना चाहिए, उसके बाद आप अलग अलग टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा सीक्रेट, अपनी चारकोल या कलर पेंसिल को इस्तेमाल करना बहुत कंट्रोल के साथ। उसका सीक्रेट ये है कि आपको बार बार अपनी पेंसिल को छीलते रहना पड़ेगा। अब ये बात बहुत नॉर्मल सी लगती है, बट छीलने का मतलब नॉर्मल शार्पनर से छीलना नहीं, प्रॉपर इसको कटर से छीलना और उसके बाद सैंड पेपर पे उसको रब करके उसको नोकीला बनाना। ये अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल बढ़ता है अपने टूल के ऊपर और उसको आप इस्तेमाल कर पाते हैं। बट कई लोग आलस में ये चीज़ नहीं करते हैं और उनका फिर कंट्रोल नहीं आता है अपने आर्टवर्क को बनाते वक्त। एकदम हल्के हाथों से मैं पेंसिल को यहाँ चला रहा हूँ, बहुत डार्क नहीं जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बहुत लाइटली बस मैं एक इम्प्रेशन ऐड कर रहा हूँ। और ये एक रफ़ स्केच है और ऐसे ही कई सारे रफ़ स्केच हम बनाते रहते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान। फाइनल वर्क्स तो बहुत टाइम दे दे के हम बनाते हैं कि एक कॉम्पोजिशन रेडी करी, प्रॉपर ड्राइंग करी, वैल्यू स्टडी किया, तो लेयर्स में काफ़ी सारे काम होते हैं फाइनल वर्क्स में। बट अभी हम एक क्विक स्केच बना रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं,
और स्टडी का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है, इन स्केचेस का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जिस भी टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं उस टॉपिक पे हम फोकस कर सकते हैं बार बार। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्केच कर रहे हो जिसमें आपका फोकस है कि मेरी प्रपोर्शन सही हो, तो आप बार बार स्केच करोगे अपने प्रपोर्शन के हिसाब से। और ये चीज़ हमने प्रपोर्शन वाला हमारा जो लेसन था जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देखा, उसमें प्यार दिया, उतने बहुत लोगों को पसंद आया, उसमें क्या किया था हमने स्केच किया था बट हमारा फोकस था सिंप्लीफाइड तरीके से प्रपोर्शन चेक करना। उस लेसन को ज़रूर चेक करिएगा, बहुत अच्छा लेसन था वो, कि सिंप्लीफाइड तरीके से हम सिर्फ प्रपोर्शन पे ध्यान दे रहे थे। ओके, अभी हम लोग इस स्केच में मेरा फोकस बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन की तरफ देखने का है। मैं यहाँ पे प्रपोर्शन, चलो वो चीज़ तो हम रफली चेक करते हैं लेकिन मेन फोकस वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ सही होनी चाहिए लेकिन मेन फोकस वो नहीं है। तो कई बार हम अलग अलग चीज़ें, जो अलग अलग फोकस जो हमारा रहता है, फ़िलहाल जो आप अभी स्केच देख रहे हो ये थोड़ा सा साइड एंगल से आप देख रहे हो तो थोड़ा सा प्रपोर्शन डिस्टॉर्टेड दिखेगा, आपको फ्रंट एंगल से चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। बट अभी फ़िलहाल आप ये देखो कि मैं पेंसिल कैसे यूज़ कर रहा हूँ और मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। मेरा थॉट प्रोसेस सेम वही चल रहा है कि डार्कनेस और लाइटनेस में हल्की सी चेक करता रहूँ जहाँ पे मुझे रखनी है। खैर, तो ये मेरा अभी का थॉट है। और जैसा मैंने आपको बोला कि अभी हम क्विक एक रफ़ स्केच कर रहे हैं, एक स्टडी हिसाब से इस वर्क को बना रहे हैं, या हम स्टडी के हिसाब से अलग अलग वर्क्स बनाते हैं, इमेजिनेशन से वर्क बनाते हैं। इमेजिनेशन के ऊपर भी हमने भी एक लेसन डाला था। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं एक राउंडनेस यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे झुर्रियाँ हैं, तो झुर्रियाँ ऊपर उठी फिर अंदर गई, तो जो अंदर गया वहाँ डार्क है, फिर ऊपर उठा तो लाइट है, फिर थोड़ा अंदर गया तो डार्क है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, हल्की फुल्की डार्कनेस और लाइटनेस। और जब हम इस तरीके की स्टडीज़ करते हैं, आप अलग अलग चीज़ें फोकस, जो भी आपका चीज़ जिसके ऊपर आप सीख रहे हो वो चीज़ बार बार कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कॉम्पोजिशन के बारे में आपने जाना, ओके, कि रूल ऑफ थर्ड्स होता है या फिर गोल्डन रेशियो, ये सारे कॉम्पोजिशन के रूल्स आप समझ रहे हो, तो आप एक कंप्लीट पेंटिंग नहीं बनाओगे बार बार कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए। आप अलग अलग छोटे छोटे स्केचेस बनाते हो ताकि वो सेम चीज़ आप सीख सको। तो यहाँ पे एक बार देखो, ये एक सर्कल है, एक स्फीयर है, इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ पे परछाई पड़ रही है, ठीक है। अब ये डार्कनेस धीरे धीरे जिस तरफ लाइट आ रही है वहाँ पे लाइट होता गया, डार्क धीरे धीरे लाइट होता गया, ओके। तो ये जो राउंडनेस की फीलिंग है, ओके, एक अंडा पड़ा हुआ है, अंडा पे लाइट पड़ रहा है, एक तरफ परछाई आ रही है, इस तरफ लाइट आ रही है, तो वो सेम चीज़ हमें सारे रिंकल्स वाले एरिया में या अपने चेहरे पे हर जगह देखनी होती है। हमें ये नहीं देखना होता कि ये चेहरा है, ये नाक है, ये मुंह है, हमें ये देखना होता है कि ये चीज़ उठी हुई है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लाइट ज़्यादा होगी, अंदर गया है तो यहाँ डार्क होगा, फिर ये उठा हुआ है तो लाइट है, ठीक है। ये सब चीज़ जब आप देखते हो, क्योंकि हर चीज़ में वॉल्यूम है ना, ऐसा फ्लैट लाइन नहीं है कोई, ये भी उठा हुआ है तो लाइट है, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा डार्क है। अब ये इस शेप के अंदर एक ये शेप भी है, नॉस्ट्रिल्स, तो ये शेप तो है लेकिन ये ऊपर है, तो ये यहाँ से गया फिर यहाँ से उठा हुआ है, ओके। यहाँ पे अगर झुर्रियाँ हैं तो यहाँ पे डार्क है, यहाँ से राउंडनेस आ रही है। तो ये फंडामेंटल्स हैं इस चीज़ को समझना कि अगर यहाँ पे ये चीज़ फुला हुआ है तो यहाँ पे परछाई, अगर मैं इस चमड़ी को ऐसा दबाऊँ तो अब इसकी शेप बदली तो यहाँ पे डार्कनेस और लाइटनेस की भी शेप बदल जाएगी, कि यहाँ पे सडन एक डार्कनेस का स्पॉट आ गया, फिर लाइट है, फिर हल्की डार्क है। तो ये वाला फीलिंग जो मैं ऐसे पकड़ा हूँ तो जो बन रहा है शेप, वो वाली फीलिंग आपके आर्टवर्क में दिख पाएगा। तो यहाँ पे मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्केच में, और यहाँ पे मैं रफली कर रहा हूँ। इसी चीज़ को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं जब हम एक फाइनल आर्टवर्क बनाते हैं, ओके। जब हम एक प्रॉपर आर्टवर्क बनाते हैं, थोड़ी डिटेल के साथ बनाते हैं, या कलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या थोड़ा और बारीक काम कर रहे होते हैं। यहाँ तो मैं बहुत हल्के हाथों से चीज़ें बस ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आइडिया जो है, मेन आइडिया कि क्या ये जो सोचने का तरीका है कि आप उसको एक पेपर की तरह ना सोचो, एक स्कल्पचर की तरह सोचो कि आप स्कल्प्ट कर रहे हो। अगर इसी चीज़ को मैं मिट्टी से बना रहा होता तो मुझे ऐड करना पड़ता ना, यहाँ पे थोड़ा दबाना पड़ता, थोड़ा ऐड करना पड़ता, थोड़ा दबाना पड़ता। तो वैसी वाली फीलिंग आपके पेपर को देख के भी आनी चाहिए। ये वाला थॉट होना ज़रूरी है, तब जाके आप वॉल्यूम ऐड कर पाओगे कि आपका आर्टवर्क ऐसे फ्लैट ना दिखे, उसमें फील आए कि हाँ एक राउंडनेस है, एक 3D फॉर्म फील होगा। और 3D फॉर्म की फीलिंग तक जाने से पहले डार्कनेस और लाइटनेस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि डार्कनेस और लाइटनेस के वजह से ये जो फॉर्म है वो बन पाता है।
पेपर यहाँ पे मैंने रफ़ लिए हैं, पेंसिल मेरी बहुत रफ़ है, चलाने में काफ़ी रफ़ है ये। कई बार हम लोग यूट्यूब पे या रील्स, शॉर्ट्स, इन सब पे छोटे वीडियोस देखते हैं, एक आर्टवर्क को फटाफट बनते हुए देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला क्लिप देखा, थोड़ा सा बीच का क्लिप देखा, थोड़ा सा एंडिंग का क्लिप देखा और हमें अच्छा लग गया कि चलो मज़ा आया। तो कई बार एक गलत मैसेज जाता है कि बहुत इजीली आर्टवर्क बन जाते हैं 30 सेकंड में, 10 सेकंड में। ठीक है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि उस चीज़ के पीछे ना भागते हुए आप इन बातों को फंडामेंटली समझो और एकदम प्रॉपर समझो, धीरे धीरे करके। ओके, ताकि आपका वो जड़ मजबूत रहे। क्योंकि ऊपर ऊपर से आपने बस बना के सुंदर कर दिया और उस चीज़ को कई लोग फिर चेज़ करते हैं तो वो बनता नहीं है कि क्विकली हमारा आर्टवर्क बस अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए। स्किल है, टाइम लगेगा, चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, पर ये थॉट रखो कि अगर आप प्रॉपरली सीख रहे हो। इसलिए मैं ज़्यादातर लेसन लंबे बनाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर लेसन एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा ये थॉट रहता है कि मेरे चैनल पे जितने भी लोग आएँ वो थोड़े से सीरियस लोग आएँ, भले ही कम आए, 10,000 ना आए तो 1,000 लोग आए, लेकिन वो वाली ऑडियंस रहे जो प्रॉपर सीखने पे फोकस करती है। क्योंकि अच्छा इंप्रेशन देने से व्यूज़ तो आ जाते हैं बट फील नहीं आता, वो लर्निंग फील नहीं होती। जब आप प्रॉपर देखते हो कि हाँ एक आर्टवर्क बन रहा है तो उसमें मिस्टेक भी बहुत होती हैं, चीज़ें ठीक भी करनी होती है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये सब भी सोच रहे हैं, स्केच भी कर रहे हैं तो कई बार स्केच को कॉम्पोजिशन के हिसाब से सीख रहे हैं, कई बार स्केच को हम प्रपोर्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कई बार स्केच में हम एक्सप्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, आपको ओवरऑल आपके पास बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिविटी डेवलप करने में हेल्प करती है। ओवरऑल वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत काम आती हैं आपका एक आर्टवर्क डिज़ाइन। अब देखो, अभी आप मेरे को स्केच करते हुए देख रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो स्किल ओवरऑल डेवलप होती है, ये अगर मान लो यूट्यूब का कोई थंबनेल डिज़ाइन हो रहा है तब भी काम आता है। कोई मान लो मैं कुछ और काम कर रहा हूँ जो विजुअल से रिलेटेड है, जैसे कोई वीडियो एडिट हो रही है तो कैसा फील आ रहा है, उसमें क्या चेंज होगा तो अच्छा लगेगा, ये सब देखना है, वहाँ भी काम आता है ये जो नॉलेज डेवलप हुई। कोई बैनर वगैरह हमारा डिज़ाइन होता है, हमारा मान लो कोई प्रोग्राम रन हो रहा है या फिर हमारा कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग रन हो रहा है या ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो डिज़ाइंस बनते हैं उसमें काम आता है कि ग्राफिक डिज़ाइन जो बन रहे हैं उसमें क्या चीज़ें एस्थेटिकली अच्छी लग रही कि नहीं लग रही हैं। कंटेंट बनाते समय वो थॉट काम आता है। तो जब आप ओवरऑल इन चीज़ों को डेवलप करते हो तो वो हर जगह फिर काम आता है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ इमेज क्रिएट करने में, कुछ नई कॉम्पोजिशन ट्राई करने में, उसमें मुझे लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा ऐसे करवाएं, इसको थोड़ा सा वैसे करवाएं, तो वो चीज़ें काम आती हैं। वहाँ पे वो चीज़ बहुत, ये सारी स्किल्स काम आती हैं। तो ये हर जगह आपको काम समझ आएगा, आपका एस्थेटिक्स डेवलप होगा ओवरऑल, और वो बहुत ज़रूरी है डेवलप होना, स्पेशली आज के टाइम पे, जिस टाइम पे धीरे धीरे लोगों की क्रिएटिविटी ख़त्म होते जा रही है और होते जाएगी, जितना ज़्यादा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड होते जाएंगे, क्योंकि वो पूरा लूप बन रहा है। लोग डिपेंड हो रहे हैं एआई के टूल्स के ऊपर तो उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, जितनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है उतना एआई का टूल पावरफुल होता जा रहा है। तो एक दूसरे पे चीज़ें, एक पूरा लूप बन रहा है कि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं तो एआई ग्रो कर रहा है, एआई ग्रो कर रहा है तो हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ आर्ट प्रैक्टिकल बनाते ना रहो, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप उस चीज़ को समझते हुए बनाओ। आप बनाने से ज़्यादा देखना भी सीखो कि जो आप देख रहे हो वो आर्टवर्क में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं। अगर मैं भी कोई स्केच बनाता हूँ, मैं भी अपने स्केचेस बनाता हूँ, मुझे सब में गलतियाँ दिख रही होती हैं। मुझे फ़िलहाल ये स्केच भी जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लग रही कि मैं इसको ऐसे बदल सकता हूँ, चेहरे को थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, गाल को थोड़ा सा पिचका सकता हूँ, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई आर्टवर्क बना रहे हैं तो हमें परफेक्शन दिख रहा है, उसमें गलतियाँ दिख रही हैं, उसमें मिस्टेक्स दिख रही हैं, बट द पॉइंट इज़ कि हमारा जो थॉट है, जिस चीज़ के लिए हम आर्टवर्क बना रहे हैं हम उसको बनाते हैं, फिर जो गलतियाँ दिख रही होती हैं हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको वापस से ठीक करते हैं अगले स्केच में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है।
तो ये नहीं होता कि अच्छा, ये कभी नहीं होगा कि आपको लगे कि हाँ आपकी स्किल्स अच्छी हो रही हैं तो हर आर्टवर्क आपका एक बार में परफेक्ट बनेगा। कोई सिंगर भी है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बट वो भी जब नया कॉम्पोजिशन ट्राई करते हैं, नया सॉन्ग ट्राई करते हैं, तो सुर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। उनको लगता है नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा नहीं लग रहा, ये वैसा नहीं लग रहा, 10 चीज़ें होती हैं। तो सेम चीज़ विजुअल आर्ट में भी है। आप एक चीज़ ट्राई कर रहे हो, उसमें गलतियाँ हो रही हैं, फिर आपको समझ में आता है कि वो गलतियाँ हो रही हैं, वो समझना ज़रूरी है। अगर आप ये मान के बैठे हो कि नहीं नहीं मेरी तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं होती है, तो वो ज़्यादा बड़ी गलती है। गलती दिखना क्लियर करता है कि हाँ आपकी गलती है, बट गलती नहीं दिखना ये और बड़ी गलती दर्शाता है, क्योंकि अभी आप इस स्टेज पे भी नहीं हो कि आप अपनी गलती देख सको। तो पहले गलती देख पाने का स्टेज आएगा, फिर जाके गलती सुधार पाने का स्टेज आएगा। तो गलती दिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने इस पेंसिल को। इस तरीके से आप अगर कोई भी नया टूल लेते हो, ओके, तो उसको एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा, एक्सपेरिमेंट भी डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी ड्राइंग वगैरह कैसी है। अगर मेरी ड्राइंग के बेसिक्स थोड़े से सही हैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग को वैल्यूज़ वगैरह मैं समझता हूँ, तो मैं अलग अलग टूल्स को एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने वाटर कलर के पेन्स को ट्राई किया पहली बार लाइफ में। ओके, उससे पहले मैं वाटर कलर ब्रशेस से करता था, बट पेन्स मैंने ट्राई नहीं किए थे। बट मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। ओके, लेकिन वो रिज़ल्ट्स, वो एक्सपेरिमेंट तभी हो पाया जब बेसिक्स सही थे। ड्राइंग सही है, डार्कनेस लाइटनेस की अंडरस्टैंडिंग सही है। और ये चीज़ तो मैंने हमारे चैनल पे एक स्केच किया था वाटर कलर, वो भी डाला भी था, तो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल भी जाएगा वो, कि वाटर कलर के ऊपर मैंने एक पोर्ट्रेट स्केच किया था, एक आउटडोर का एक स्केच था उसको किया था, तो वो सारे ट्यूटोरियल्स भी मैंने डाले। तो वहाँ भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक स्केच विथ मी की सीरीज़ हमने डाली थी जहाँ पे मैं जो मार्कर्स होते हैं, ओके, उनको पहली बार यूज़ किया था। तो ये सब टूल मैं पहली बार यूज़ करता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन कई लोगों का ये डर रहता है ना कि मैं ये टूल कैसे सीखूँ, मार्कर पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो कैसे सीखूँ, ये वाला पेन ट्राई कर रहे हैं तो कैसे सीखूँ। आपको टूल थोड़ी सीखना होता है, समझ रहे हो। जिसको साइकिल चलाने आती है वो किसी और की भी साइकिल चला लेगा। उसको ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही साइकिल चलाना जानता हूँ, अब दूसरे की साइकिल चलाने के लिए मेरे को फिर से सीखना पड़ेगा। नहीं, उसको साइकिल चलाना आ गया, उसको बैलेंस साइकिल को करना आ गया, उसको पैडल मारना आ गया। ओके, साइकिल चलाते वो घंटी बजा ले रहा है, भीड़ वाले एरिया में बच के निकाल ले रहा है, उसमें उसका कॉन्फिडेंस जितना बढ़ रहा है उतना ज़्यादा वो किसी भी दूसरी साइकिल को चला लेगा। बाइक चलाना आ गया तो दुनिया की कोई भी बाइक चला लेगा, अगर एक बाइक में वो पूरा कॉन्फिडेंट है तो सेम थॉट प्रोसेस है कि अगर आपका फंडामेंटल सही है, आपके एंगल्स, प्रपोर्शंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी पकड़ है, कॉम्पोजिशन के ऊपर आपका बेसिक नॉलेज, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, डार्कनेस लाइटनेस वैल्यू जिसको बोलते हैं वो चीज़ आप उस पर काम कर रहे हो, तो अलग अलग टूल आप पहली बार भी इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको कर पाओगे, आपको अलग से नहीं सीखना पड़ता। जैसे दुनिया में कई सारे लोग हैं, आप में से भी कई सारे लोग होंगे कि हम तो ये कलर सीख रहे हैं, हम तो वो कलर सीख रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि अभी आपने ड्राइंग के ऊपर अपने फंडामेंटल्स पे काम ही नहीं किया प्रॉपरली, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, दैट इज़ वाई ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की मैं हमेशा बात करता हूँ। एक बार वो ठीक हो जाए तो दुनिया की हर चीज़ आप कर लोगे, आपका उतना ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा क्योंकि आप प्रॉपर सही वे में जा रहे होगे। अदरवाइज़ 10 चीज़ें आप ट्राई करोगे सीखने का, नए नए टूल्स के बारे में आपको पता चलेगा यूट्यूब से, गूगल से, आपको मन करेगा सब कुछ सीखने का, आप ट्राई करते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। आपको लगता तो रहेगा मैं नई नई चीज़ें जानता हूँ, ये जानती हूँ, बट एक्चुअल में सारी चीज़ें बस आप फ़न के लिए कर रहे हो, ग्रोथ के लिए नहीं। ये ठीक ऐसा ही है कि एक पर्सन साइकिल चलाना नहीं सीखा है और उसको बस अलग अलग साइकिल चलाने का शौक़ है, तो वो एक साइकिल अगर प्रॉपर सीख ले तो सब चला लेगा, बट वो हर साइकिल थोड़ा थोड़ा ट्राई करे। एक साइकिल में बैठ के बस देख रहा है कि इसकी घंटी अलग टाइप की है, मैं उसको बजा लेता हूँ। फिर वो अगली साइकिल में बैठ के ट्राई कर रहा है कि एक बार हल्का सा पैडल मार के देख लेता हूँ। ओके, एक साइकिल में देख रहा है कि हाँ ये तो गियर वाली साइकिल है, एक बार गियर लगा के देखता हूँ। तो वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा है, थोड़ा 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 करके, तो उसका कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा कि मैं कौन सी चीज़ करूँ, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा सही है। जबकि मेन उसको किस पे काम करना था, बैलेंस करने पे काम करना था साइकिल को। तो यहाँ पे मैं टूल एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर रहा हूँ, बट ड्राइंग
वैल्यूज़, ये जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम ही हैं। अगर आप मेरे साथ साथ स्केच कर रहे हो इस पूरे डेमो को देखते देखते, ज़रूर अपने स्केच को इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ पे शेयर करिएगा, टैग करिएगा हमारे दोनों आर्ट के चैनल्स को। ओके, रियांश राहुल एंड रियांश राहुल एकेडमी, दोनों को ज़रूर टैग करिएगा। आई वुड लव टू सी योर वर्क। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग स्केच विथ मी की सीरीज़ में आते हैं और साथ में स्केच भी करते हो और उसको शेयर करते हो, तो मुझे देखने का मौका मिलता है कि हाँ, आपने सिर्फ देखा नहीं, एक्चुअल में किया भी है उसको। क्योंकि देख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो फिर वो तो मूवी की तरह हो गया ना, वो एंटरटेनमेंट हो गया बस। उसको प्रैक्टिकली जब तक नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके पास जो भी पेंसिल है, जैसी भी पेंसिल है, चारकोल है, पेन है, जो भी है, उठाइए और साथ में प्रैक्टिकली जो मैं कर रहा हूँ उसको करिए। स्केच विथ मी के हमारे अदर एपिसोड्स भी हैं जहाँ पे मैंने पेन से भी काम किया है, पेंसिल से भी काम किया है। स्पेशली मैं पेन से काम करता हूँ, पहली बार मैं ये सेंगविन पेंसिल ले रहा हूँ आज रफ़ एक्सपेरिमेंट के लिए। एक दो बार मैंने और भी लिया, बट वो थोड़ी अलग उसकी फीलिंग थी, उसका मटेरियल थोड़ा अलग था। बट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैं चीज़ें ट्राई कर रहा होता हूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था इस पेंसिल के साथ। तो इसमें मुझे फ़ील आ रहा है काफ़ी पाउडर जैसा, पाउडर टाइप के चल रही है ये पेंसिल, जैसे सामने में कोई सैंड पेपर लगा हो, रफ़ एकदम। तो वैसा ही इस पेंसिल को चलाने का फीलिंग है। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ। बट अब जो भी टूल आपके पास है फ़िलहाल, उसको उठाइए, स्केच करिए, शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे हमें टैग करिए। आई वुड लव टू सी कि आपने कितना उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। हमारे और भी एपिसोड्स हैं स्केच विथ मी सीरीज़ के, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक बाया पिन कमेंट में, उसको देखिए, उन चीज़ों के ऊपर काम करिए। स्केच विथ मी की सीरीज़ आप में से बहुत लोगों ने पास्ट में बहुत प्यार दिया है, बहुत लोग आज पहली बार इस सेशन को शायद देख रहे होंगे। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अगर बोलोगे, आप लोग अपना प्यार कंटिन्यू करोगे, तो मैं भी स्केच विथ मी की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। बट पता चला कि आप थक चुके हो स्केच विथ मी की सीरीज़ से, तो हम इसको फिर स्टॉप करेंगे। तो बताइएगा कि स्केच विथ मी सीरीज़ अगर आप चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं, तो कमेंट में टाइप करिएगा स्केच विथ मी। ओके, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो ये सेंटेंस आपने सुन लिया होगा कि आपको कमेंट में स्केच विथ मी लिखना है। तो आपके कमेंट देख के मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपने प्रॉपर एपिसोड देखा है, सुना है, और तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो स्केच विथ मी एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, आप स्केच विथ मी के लिए इंटरेस्टेड हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ आगे भी।
आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। नाउ कुछ चीजें जो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। पहला, इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं एज एन आर्टिस्ट आप सबके लिए। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा हम अपने तरफ से एफर्ट्स डाल पाएंगे कि और ज्यादा आर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूं। सो कनेक्टेड रहिएगा। सेकंड, पैलेटवर्स एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कंप्लीटली फ्री पोर्ट्रेट का डेमोन्स्ट्रेशन और डिटेल्ड लेवल पे हमने डाला हुआ है। वो पूरी सीरीज पोर्ट्रेट सीक्रेट्स की कंप्लीटली फ्री हमने शेयर करी है लिमिटेड टाइम के लिए। अभी शेयर किया हुआ है, उसका बेनिफिट उठाना मत भूलिएगा। आप सबके लिए जो सीरियस है आर्ट की चीजों को डीपली लर्न करने के लिए वो सीरीज आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में पैलेटवर्स का लिंक हमने डाला है। प्लेटफॉर्म पे जाके आप कंप्लीटली फ्री साइन इन करके आप उस सीरीज को देख सकते हैं। 1000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा हुआ है, 4.8 से ज्यादा की रेटिंग उसको मिली हुई है। मेक श्योर उसको सीरीज को जरूर चेकआउट करिएगा। एंड तीसरी चीज, अगर आपने इस लेसन को एंड तक देखा है और इस स्केच के डेमोन्स्ट्रेशन को प्रैक्टिकली भी किया है तो इसको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करके हमारे इन चैनल्स को टैग भी जरूर करिएगा। आई वुड लव टू सी योर वर्क। मिलता हूं मैं आपको आने वाले लेसन्स में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, लव आर्ट, लिव आर्ट।